हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा डाइपोल मूवमेंट। तो ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी को मेजर किया जाता है वो हम डाइपोल मूवमेंट की मदद से करते हैं। चलिए, ये तो एक फैंसी सी डेफिनेशन की बात की मैंने, लेकिन ये पोलैरिटी होती कहाँ से, होती क्या है और कहाँ से आती है, इसको पहले हम देखेंगे। देखिए, आपने कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो पढ़ा ही है, हमने इतनी बार डिस्कस किया है कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये पोलैरिटी वाली बात फिर लेकिन कहाँ से आई? तो बेटा, जब कोवेलेंट बॉन्ड बना और मैंने दो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल ले रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ कि जो दो हाइड्रोजन एटम है वो कैसे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों ने आपस में, क्योंकि ये दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और अपने ऑक्टेट को, बल्कि यहाँ पर तो डुप्लेट कंप्लीट होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अपने डुप्लेट को कंप्लीट करके स्टेबिलिटी गेन करी और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने का क्या मतलब है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को, जो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी उतनी ही ताकत से अपनी तरफ खींचेगा और ये भी उतनी ही ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन विच it attracts the shared electron pair of atom towards it। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो शेयर्ड एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो एटम प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो वो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि उसकी वो ताकत जिससे वो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये भी हाइड्रोजन क्योंकि सेम है तो इसकी भी ताकत सेम है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग 2.1 होती है, इसकी भी 2.1 ही होगी। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, दोनों की ताकत सेम, तो जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ना तो इसकी तरफ खींचेंगे ना इसकी तरफ खींचेंगे, यानी कि बिल्कुल सेंटर में लाई करेंगे। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई? ओके, तो ये सेंटर में लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, ऐसा सच है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, HCl, आपको पता है Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ बनाया 7, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों इसकी शेयरिंग करेंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और एक इन्होंने कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना दिया। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या टेंडेंसी है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। इसका मतलब अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखेगा। जैसे कि दो स्टूडेंट जब बुक को शेयर कर रहे होते हैं तो जो बड़ा चंट होता है, चालाक होता है, वो क्या करता है, बुक को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है कि मैं ज्यादा पढ़ लूं, मैं ज्यादा उसका बेनिफिट उठा सकूं। तो वैसे ये Cl कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रख रहा है। तो जब ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आप कहोगे मैम जब अपनी तरफ खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज पूरा क्यों नहीं आया, पार्शियल क्यों आया? क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा अपनी तरफ डाइवर्ट करेगा, अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रखेगा, पूरी तरह से Cl के खाते में नहीं चले जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। रहेंगे शेयरिंग में ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन Cl की तरफ थोड़े झुके हुए रहेंगे। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही, इक्वल एंड अपोजिट। तो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक पोलैरिटी आ गई। इसी टर्म, ये जो पोलैरिटी टर्म है वो यहीं से आई। ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर हो गया। पोलर क्यों हो गया भाई, इसके दो पोल बन गए, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं।
तो अब क्या जस्ट निकल के आया, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पर पोलैरिटी आएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो स्टार लगा के हम ये बात लिखेंगे कि पोलैरिटी या पोलर मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो पोलैरिटी आएगी, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा पोलर होगा। तो इस बेस पे हमने क्या किया, कोवेलेंट कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हमारे हो गए नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से, जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोजन, जहां पर बॉन्डेड एटम के जो ताकत है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एकदम सेम है, उन वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कह रहे हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कह रहे हैं, और उन बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड भी टू टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर के एग्जांपल जैसे कि आप समझ ही गए, हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, दीज आर नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही एटम एक जैसे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। बट पोलर बॉन्ड HF हो गया, HCl, CO2, H2O, इन सारे मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम जुड़े हुए हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए ये वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो पोलर होंगे। क्लियर हो गया? पोलैरिटी समझ में आ गई कैसे आई मॉलिक्यूल के अंदर। अब बेटा इस पोलैरिटी को मेजर करने के लिए ही हम जिस टूल को यूज करते हैं उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब हम इस टूल को यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, इसको म्यू से शो करते हैं, और डाइपोल मोमेंट होता है जैसे कि डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो चार्ज को हम क्यू से शो करेंगे, इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जो दोनों एटम है इनके बीच में जितना डिस्टेंस है ना, जितना सेपरेशन है, जितनी इनकी बॉन्ड लेंथ है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम चार्ज को, तो हमारा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट को म्यू से शो किया, दिस इज डाइपोल मोमेंट। क्यू क्या है? चार्ज ऑन एटम, और डी क्या है? सेपरेशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। क्लियर हो गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब जो ये डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। नोट करेंगे ये चीज भी। वेक्टर क्वांटिटी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अभी मैंने ये HCl का एग्जाम्पल लिया था और मैंने आपको बताया था कि जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट किधर हो रही है? इधर हो रही है, Cl की तरफ हो रही है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो रही है। तो यहां पर आपको एक डायरेक्शन दिखाई दे रही है, जो डायरेक्शन कहां से कहां हो रही है इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो ये जो म्यू है, जो ये डाइपोल मोमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है जो ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होती है, और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम क्रॉस हेड एरो के साथ शो करते हैं। ये जो इसकी टेल होती है, जो क्रॉस होता है, ये पॉजिटिव एंड को शो करेगा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एंड को शो करेगा, और जो हेड होगा वो नेगेटिव एंड या फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डायरेक्टेड होगा। यहां तक क्लियर हो गया? हमें ये पता चल गया कि जो म्यू है, म्यू से हम डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है उसे हम क्रॉस हेड एरो से शो करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसकी जो यूनिट होती है बेटा उसको कहते हैं हम डिबाई, इसको हम डी से शो करते हैं।
इसको हम कहते हैं डिबाई। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम मीटर। कूलम मीटर आप समझ सकते हैं कि जो चार्ज है उसको हम कूलम में लेंगे, जो डिस्टेंस है वो हमको मीटर में लेना है। वैसे तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर में होता है या पिकोमीटर में आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, लेकिन बाद में आप इसको यूनिट को चेंज करके कूलम मीटर में ही आंसर निकालेंगे। तो जो इसकी एसआई यूनिट है वो कूलम मीटर है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाऊंगी, वहां पर एक दो चीजों का और ध्यान रखेंगे। आपको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। हाँ जी मैम, ये तो हमने पढ़ा हुआ, ये तो हमें आता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे ESU में पूछ लिया, जो ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अगर हम चार्ज पूछा इलेक्ट्रॉन पर तो 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। आपको जो चार्ज है वो कूलम में भी दिया जा सकता है, आपको ESU में भी दिया जा सकता है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर ESU में दिया हुआ है तो फिर बाद में आप उसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 की पावर -8 ESU सेंटीमीटर। तो अगर हमारी वैल्यू ESU सेंटीमीटर में आ गई तो हम उसको डिबाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो कन्वर्जन है ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। अच्छा, एक और कन्वर्जन है, हाँ, 1 ESU इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत सारे केसेस में आपको बेटा दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो आपको पता भी होना चाहिए, ये चीज आपको पता है। मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉम को सॉरी मीटर में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, वो आप कर लोगे। एक ये चीज भी आप जरूर याद रखेंगे कि अगर ESU सेंटीमीटर में आपने आंसर निकाल लिया तो उसको 1 डिबाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। ये हो गई कन्वर्जन की बात। अब हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर कैसे पोलैरिटी को देखते हैं और पोलैरिटी को देखने के बाद कैसे डाइपोल मूवमेंट को वहां पर समझते हैं। ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। पहले हम बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की इन केस ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी जो मैंने HCl लिखा था ये एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल था। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब आप समझते हैं जिसमें 2 एटम होंगे उसको डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे हम। तो जैसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, HCl है, HF है, HI है, HBr है, दीज आर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। इन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो बॉन्ड की पोलैरिटी होती है, जो बॉन्ड की पोलैरिटी होती है वही इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट होता है। इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी आप निकालोगे, जो इस बॉन्ड का आप डाइपोल मूवमेंट निकालोगे, वही इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वही उस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट होगा, करेक्ट। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, अगर मैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है जहां पर 2 से ज्यादा एटम प्रेजेंट हैं, है ना। हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो वहां पर हर एक बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है उसकी हमें अलग अलग पोलैरिटी निकालनी होगी, ठीक है, उसकी हमें अलग अलग पोलैरिटी निकालनी होगी। और जब हम उसकी अलग अलग पोलैरिटी निकालेंगे उसके बाद हम उस पोलैरिटी को जोड़ेंगे। लेकिन हमें पता है डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम करेंगे उसका वेक्टर सम। तो इसका मतलब जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट या इस बॉन्ड की पोलैरिटी, इस बॉन्ड की पोलैरिटी और इस बॉन्ड की पोलैरिटी, इन सब का जो वेक्टर सम होगा वो इस पूरे CH4 का डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। गॉट इट।
ये बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है कि जो डाइपोल मूवमेंट है किसी भी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि वहां पर बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसे है, क्योंकि बॉन्ड के अरेंजमेंट के बेस पर ही निकलेगा यहां पर डाइपोल मूवमेंट। मैम ये बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से मॉलिक्यूल से, CO2 से। अगर मैं CO2 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इसमें हर एक बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करती हूं। देखिए, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की जो झुकाव होगा वो ज्यादा किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इस झुकाव को दिखाना कैसे है, आपको दिखाना है आपको ऐसे, क्रॉस हेड एरो से, जहां पर जो उसका हेड होगा वो टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, राइट? इसका मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो पोलर है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो यहां पर भी ये डायरेक्शन होने वाली है, ये बॉन्ड भी पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब मैं निकालूंगी पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट। अब जब पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट निकालने की बारी आई तो हमने किया इसका वेक्टर सम, दोनों इक्वल क्वांटिटी में अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, तो इसका म्यू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ये बात यहां पर निकल के आई कि पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल तो ये है, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड भी पोलर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट भी हो। क्लियर है ये बात? ये बात समझ में आ रही? क्योंकि ये चीज किस पर डिपेंड कर रही है, वेक्टर सम पर डिपेंड कर रही है। अगर वेक्टर सम 0 आता है तो डाइपोल मूवमेंट उस पूरे मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा, चाहे उसके अंदर प्रेजेंट इंडिविजुअल एटम पोलर हो। यहां पर ये एटम, ये बॉन्ड पोलर था, ये बॉन्ड पोलर था, लेकिन जो पूरा मॉलिक्यूल था उसका जो डाइपोल मूवमेंट आया वो 0 आया। जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता है CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं हम। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ये देखिए 180 डिग्री एंगल बनता है इसकी, ये इसकी पोजीशन होती है। और लीनियर मॉलिक्यूल में क्योंकि वेक्टर सम एक दूसरे के अपोजिट है डायरेक्शन, तो 0 आएगा, इसीलिए लीनियर मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। ये क्लियर हो गया? एक और मॉलिक्यूल अगर मैं लीनियर लूं तो BeF2, ये देखिए डायरेक्शन ये रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ये लीनियर मॉलिक्यूल में? अच्छा, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है BF3। हम BF3 की बात करते हैं। BF3 की अगर मैं बात करूं, BF3 की जो शेप होती है वो बेटा ये होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है इसकी। कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल सारे के सारे 120 डिग्री। अब अगर मैं इसका पोलैरिटी दिखाऊं तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में, इस बॉन्ड की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में, इस बॉन्ड की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में। क्योंकि एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, बॉन्ड एंगल सेम है, तो ये जो इन दोनों बॉन्ड का, ये जो 2BF बॉन्ड हैं, इनका वेक्टर सम इक्वल टू ऊपर वाले बॉन्ड के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा और म्यू 0 हो जाएगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल था BF3 का, यहां पर म्यू 0 हो जाएगा। अब एक और बड़ा अच्छा मॉलिक्यूल करेंगे, H2O। आपने सुना है वाटर, वाटर की बात करते हैं, कहां पे बनाए वाटर को, यहां पे बनाते हैं वाटर। वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, इसकी जो शेप होती है ना, V शेप होती है। ये एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, सब समझाएंगे आगे की वीडियो में। V शेप होता है, अभी आप शेप देख लो बस, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब इस केस में आपको पता है कि ये बॉन्ड पोलर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एरो ऐसे लग जाएगा। यहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एरो ऐसे लग जाएगा, राइट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इस केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो हमने एक CO2 का केस किया, एक BeF2 का केस किया, BF3 का केस किया,
H2O का केस किया। बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे और उनको समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। आपने ये समझ लिए, कॉपी कर लिया। चलिए आप बाकी और मॉलिक्यूल्स देखते हैं और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको CH4 का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, उसको एक्सप्लेन करती हूँ पहले। CH4 की जो शेप होती है बेटा टेट्राहेड्रल होती है। नाम अभी स्टार्टिंग में सुनने में अजीब लग रहे होंगे, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। टेट्राहेड्रल शेप है और कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ये डायरेक्शन आने वाली है, राइट। इधर ये डायरेक्शन आने वाली है, इधर ये रहेगी और ये हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ रहेगी। अब इन तीनों CH का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, इस CH बॉन्ड का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। इक्वल और अपोजिट होगा क्योंकि जो शेप है सिमेट्रिकल है। हर एक बॉन्ड एंगल इक्वल है 109 डिग्री 28 मिनट। तो म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया CH4। लेकिन मैम अगर सारे H को रिप्लेस करके Cl लगा दें तब क्या होगा? देखते हैं। CCl4 बन जाएगा हमारा। CCl4 के केस में शेप तो बेटा उसकी भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। इस केस में क्या होने वाला है? यहां पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मान लिया हमने और हमने इस तरफ लगा दिया। अब इन तीनों Cl का जो रिजल्टेंट है वो इस साइड आएगा, इस वाले CCl का ऊपर की तरफ आएगा, इक्वल और अपोजिट होगा और यहां पर भी म्यू 0 होगा। अच्छा ठीक है, अगर मैम एक Cl को हटाकर हम H लगा दे तब क्या होगा? उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं बेटा। कहीं भी लगा दें आप, मैंने चलो H यहां लगा दिया, यहां Cl लगा दिया। क्लियर है? अब ये डायरेक्शन Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन हाइड्रोजन के केस में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। कंपैरिजन करना ना, दोनों में डिफरेंस देखना है। यहां पर एक बात का हर बार याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैटर करता है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की ज्यादा है। अब इन तीनों बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ रहेगा और इसका ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आने वाला है ना, वो कुछ कम आएगा, वो इक्वल नहीं होगा। वो क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। तो यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 नहीं होने वाला। डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा क्योंकि ये जो डाइपोल, इसका जो वेक्टर सम आया वो इतना नहीं आया कि इसको कैंसिल आउट कर सके, कम आया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कुछ वैल्यू आएगी डाइपोल मूवमेंट की। हमें अधिकतर यही पूछा जाता है बेटा कि डाइपोल मूवमेंट होगा या नहीं होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में और होम एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, कंपेयर कराया जाता है, अमोनिया एंड NF3। इसको कंपेयर कराते हैं कि किस में डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। बनाते हैं स्ट्रक्चर। अमोनिया की स्ट्रक्चर जो होती है बेटा पिरामिडल शेप होती है, एक लोन पेयर होता है। NF3 भी, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ 3F जुड़े हैं और एक लोन पेयर है, सेम शेप होती है पिरामिडल, राइट। शेप तो सेम है, बॉन्ड का अरेंजमेंट तो सेम है। अब देखते हैं कि कहानी कैसे बदलेगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की ज्यादा। लगा दो फिर ऊपर की तरफ आएगा रिजल्टेंट, ऊपर की तरफ आएगा। और जो ये लोन पेयर होता है इसका एटम से अवे आता है, ऊपर की तरफ आएगा, एटम से दूर की तरफ जाएगा इसकी डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट हमारा सारा क्या आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। तो यहां कुछ ना कुछ म्यू होगा। इट मीन्स म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। अब NF3 को देखते हैं। NF3 में नाइट्रोजन और F में, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको पता है फ्लोरीन तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जो पेयर है वो तो अवे द एटम जाएगा, दूर जाएगा एटम से।
तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ तो आएगा लेकिन कुछ कम आएगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये तो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, सारे के सारे ऐड होकर एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन इन तीनों से इसमें से थोड़ा सा ये माइनस होगा तो इसकी वैल्यू कुछ कम आएगी। जीरो तो नहीं है ना, ये भी जीरो तो नहीं है लेकिन कम आएगी, तो म्यू NH3 इज ग्रेटर देन म्यू NF3। तो आपको एग्जाम में ये मॉलिक्यूल की शेप बनानी होती है, एरो लगाकर डायरेक्शन दिखानी होती है, तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि रिजल्टेंट किसका ज्यादा है और किस। हाँ जी बेटा, अब कुछ और मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जो हैं हमारे सिस एंड ट्रांस वाले मॉलिक्यूल। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर के मॉलिक्यूल होते हैं, और अभी आप 11th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म का नाम सुना है आपने? आइसोमेरिज्म क्या होता है? वो उस आइसोमेरिज्म कहते हैं जब जनरल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दो कंपाउंड का वो सेम हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर, उनके बॉन्ड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो एक टाइप का आइसोमेरिज्म होता है स्टीरियो आइसोमर, और उसकी एक कैटेगरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसमें प्रेजेंट होते हैं सिस और ट्रांस। अभी आप पैनिक मत होइए, अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर को देखिए, आप उसको देखकर समझ जाएंगे। ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल बनाया। जब ये सेम एटम एक तरफ होते हैं ना, सेम एटम एक तरफ होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम सिस मॉलिक्यूल कहते हैं, और जब ये डायगोनली प्रेजेंट होते हैं सेम मॉलिक्यूल तो इनको हम ट्रांस कहते हैं। आप ये समझ लीजिए। और जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ना, वो वहां प्रेजेंट होता है जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं। बस इतनी जानकारी अभी के लिए काफी है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? वही डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखेंगे, यानी कि बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करेंगे। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ जी। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ जी। ये होगी इसकी डायरेक्शन, ये होगी इसकी डायरेक्शन, ये होगी। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन ऐसे और इसकी डायरेक्शन भी नीचे, सारे की रिजल्टेंट नीचे आ रही है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है वैल्यू हमें नहीं पता, हमें याद भी नहीं करनी, अभी हमें इस केस में याद भी नहीं करनी है ना। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये समझ में आ रहा है। आप ये यहाँ पर ये याद रखें किसमें 0 होगी, किसमें नहीं होगी, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। अगर डेटा भी गिवन है तो आप कंपेयर करके देख सकते हो। मान लो एक की 1.35 दी, एक की 1.45, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 1.45 ज्यादा है। अब इस केस में देखते हैं, ये हो गया इस डायरेक्शन में, ये हो गया इस डायरेक्शन में। देखो अच्छा, ये हो गया इस डायरेक्शन में और ये हो गया इस डायरेक्शन में। इन्होंने इसको कैंसिल आउट किया, इन्होंने इसको कैंसिल आउट किया, तो म्यू इज इक्वल टू 0। तो ट्रांस में जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है, और सिस के अंदर डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। तो अच्छा, अब तक इतने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं उनसे आपको ये समझ में आता है कि बॉन्ड पोलर है तो ये जरूरी नहीं कि कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट हो, है ना। बॉन्ड में पोलैरिटी हो सकती है लेकिन ये जरूरी नहीं कि डाइपोल मूवमेंट हो। डाइपोल मूवमेंट कब होगा? जब पूरा मॉलिक्यूल का जो वेक्टर सम होगा उसकी कुछ वैल्यू आएगी, तब होगा डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। हम जाते हैं अब एरोमेटिक की तरफ, बेंजीन की तरफ। ऑर्थो मेटा पैरा कंपाउंड बनाएंगे। ये हमारा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इट इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बेंजीन को आप जानते हैं, पढ़ लिया था, 10th में पढ़ लिया था। अब ये ऑर्थो मेटा पैरा 1-2 पोजीशन या 1-6 पोजीशन एडजेसेंट है। ऑर्थो एक घर छोड़कर प्रेजेंट है तो मेटा इधर प्रेजेंट हो या इधर प्रेजेंट हो, एक घर छोड़कर। पैरा बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है तो उसे हम पैरा कह रहे हैं। क्लियर है ये बात? अब यहां पर क्या होगा, ये कार्बन होता है बेटा, ये तो कार्बन की रिंग है ना, सारी की सारी कार्बन की रिंग है, कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट, कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl। कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है तो डायरेक्शन ये, तो एक रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आने वाला है। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर भी एक रिजल्टेंट आने वाला है। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर तो पक्के से म्यू 0 होने वाला है। सबसे ज्यादा, क्योंकि ये दोनों पास पास हैं तो इनका आपको पता, इनका वेक्टर सम ज्यादा आएगा, इसका वेक्टर सम ज्यादा आएगा, तो म्यू ऑर्थो इज ग्रेटर देन म्यू मेटा इज ग्रेटर देन म्यू पैरा, ये आ जाएगा, वेयर म्यू पैरा इज इक्वल टू 0।
देखा, ये एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल था। तो इस तरह से हम जो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे इन्हें हमने समझा और डाइपोल मूवमेंट की जितनी भी कहानी थी वो हमारे समझ में आ गई। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हम डाइपोल मूवमेंट के। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये बेकार सा मार्कर कहाँ से आ गया। हाँ जी, डाइपोल मूवमेंट के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। डाइपोल मूवमेंट हमें क्या बताता है, हमें ये बता रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है कि कोई कंपाउंड पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ये बता रहा है ना, ये हमें क्या बता रहा है कि कोई कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। दूसरा हमें क्या बता रहा है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है, क्योंकि शेप ऑफ मॉलिक्यूल ही डिटरमाइन करता है डाइपोल मूवमेंट को। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो अरेंजमेंट होता है सराउंडिंग एटम का, उसी से शेप डिसाइड होती है और उस शेप से ही डिसाइड होता है डाइपोल मूवमेंट। क्योंकि मैंने भी बार बार आपको बताया है कि बॉन्ड पोलर है, इससे डिसाइड नहीं होता, वेक्टर सम उसका क्या आता है, इससे डिसाइड होता है कि जो कंपाउंड है वो डाइपोल मूवमेंट होगा उसमें या नहीं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट है, 0 है, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आयनिक नेचर इन कोवलेंट कंपाउंड हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट। कहने का मतलब है कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो 100% कोवलेंट नहीं होते, उनके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। वो आयनिक कैरेक्टर कितना होता है ये हम निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब आयनिक कैरेक्टर कैसे आया मैम इसके अंदर, भाई जब थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन हुआ, थोड़ी सी पोलैरिटी आई, तो थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया। एक्चुअली हमने फजान रूल में पढ़ा था कि कोई भी मॉलिक्यूल ना तो 100% कोवलेंट होता है, ना ही 100% आयनिक होता है। आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होता है, वो हम फजान रूल से डिटरमाइन करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप बेटा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर होता है उसे हम डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज का ध्यान रखेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है, तो वो जो बॉन्ड होगा 50% आयनिक होगा। ऐसा डेटा है, दिया हुआ है बुक्स में, ये लाइन भी हमें पता होनी चाहिए। 50% आयनिक होगा एंड 50% कोवलेंट होगा। अगर डिफरेंस मोर देन 1.7 हो गया तो उसमें क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली वो कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक होगा, आयनिक होगा वो कंपाउंड। अगर लेस देन 7 है, लेस देन 7 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, प्रीडोमिनेंटली वो कोवलेंट कंपाउंड होगा। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मैम वो फॉर्मूला बताओ। बिल्कुल, वो फॉर्मूला लिखती हूँ मैं यहाँ पे और आप करेंगे नोट। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, वो हम निकालेंगे परसेंटेज का आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट अपॉन थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड डाइपोल मूवमेंट। अब मैम ये ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट कहाँ से आएगा, बेटा ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट आपको दिया होगा न्यूमेरिकल के अंदर, और कैलकुलेट आप करोगे और उसके बाद आप निकालोगे परसेंट आयनिक कैरेक्टर। तो मैम ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, इस पर आप न्यूमेरिकल नोट करें। न्यूमेरिकल क्या कहता है, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ लिथियम हाइड्राइड, एक मॉलिक्यूल है लिथियम हाइड्राइड और इसका डाइपोल मूवमेंट हमें दिया हुआ है, यानी कि जो दिया हुआ है वो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट होगा, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.962 इंटू 10 की पावर -29 कूलम मीटर। यस, दिस इज द वैल्यू, है ना। और फिर कहा है एंड इंटर एटमिक डिस्टेंस, इंटर एटमिक डिस्टेंस बिटवीन द लिथियम एंड हाइड्रोजन, लिथियम और हाइड्रोजन के जो बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो हमें दी हुई है 0.1592 नैनोमीटर,
नैनोमीटर में दे रखी है बेटा वैल्यू। आगे इसने कहा है हमें कैलकुलेट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर। अब हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर में हम ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन जो थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट है, जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है, उसे यूज करेंगे। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट कहाँ से लाएं? थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट तो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें डेटा गिवन है, हमें डिस्टेंस दे रखा है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी। Q इज ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का ही तो मूवमेंट हो रहा है। मैम आपने प्रोटॉन का क्यों नहीं लिया? रीजन यही हुआ ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का ही तो मूवमेंट हो रहा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज लूंगी। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है कूलम में? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। डी कितना है आपके पास? 0.1592 नैनोमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, यहीं पे 10 की पावर -9। ये कूलम में, ये मीटर में, तो यूनिट आ गई कूलम मीटर। क्लियर है ये बात? ये आ गई वैल्यू कूलम मीटर में। ये कुछ कैलकुलेट करके आई है 2.55 10 की पावर -19 कूलम मीटर। चलो जी, थियोरेटिकल वैल्यू आ गई, ऑब्जर्व्ड दे रखी है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? अच्छा बेटा यहाँ पे इंटू 100 रह गया, परसेंटेज ले रहे हैं 100 करेंगे। 1.962 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मीटर अपॉन 2.55 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मीटर। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। वैल्यू लगभग 76% आएगी, 76.9% आती है यहाँ पे वैल्यू। तो ये निकाल लिया हमने डाइपोल मूवमेंट, आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लिया, डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट किया, फिर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ध्यान रखेंगे कूलम मीटर में है दोनों, यूनिट सेम रखेंगे। यूनिट कन्वर्जन आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। यूनिट कन्वर्जन के मैंने 1-2 चीज़ें आपको लिखवाई भी हैं। अगर ESU को कूलम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, नैनोमीटर को मीटर में, मीटर को एंगस्ट्रॉम में, सब आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आयनिक कैरेक्टर निकाल लेंगे। तो क्या हुई मोटी बात कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ पोलैरिटी, डिग्री ऑफ टू मेजर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पोलैरिटी है ये मेजर करता है डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से। डिपेंड करता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। वेक्टर क्वांटिटी होता है, फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। डिबाई इज अ यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। और मेन बात यह है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले हम मॉलिक्यूल के अंदर वेक्टर सम करेंगे और उसके बाद ही हम उसका डाइपोल मूवमेंट डिफाइन कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मॉलिक्यूल पोलर है, तो इससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसमें डाइपोल मूवमेंट होगा या नहीं, वो हमें वेक्टर सम करने के बाद ही पता चलेगा, मॉलिक्यूल की शेप से ही पता चलेगा। तो ये बेटा सारा कुछ हमने पढ़ा डाइपोल मूवमेंट के बारे में। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू।